लेट्स बिगिन दी चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। तो जैसे पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की उसमें पावर्स बटी हुई हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे जो वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वेरियस मूवमेंट्स होती हैं, वो कैसे इन ऑर्गन्स की पावर को रिस्ट्रेन कर देती है, इन गवर्नमेंट की पावर को थोड़ा कम कर देती है, वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले नेपाल और बोलीविया का इसमें एग्जांपल दे रखा है। देखो नेपाल में क्या होता है, 1990s के टाइम पे यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी आ जाती है, लेकिन जो किंग होते हैं वो सोचते हैं फिर भी फॉर्मल हेड तो मैं ही हूँ, मतलब डेमोक्रेसी आने के बाद भी किंग ही फॉर्मल हेड होते हैं नेपाल के, और रियल पावर होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो जाते हैं। लेकिन 2001 में इनके जो किंग होते हैं उनको मार दिया जाता है। फिर जो नेक्स्ट न्यू किंग आते हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते, वो इस डेमोक्रेटिक रूल को नहीं एक्सेप्ट करते। और उस टाइम पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो इतनी ज़्यादा फेमस भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थी, और वीक भी थी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 2005 में फरवरी में जो उस टाइम के किंग थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अप्रैल 2006 में एक मूवमेंट हो जाती है यहाँ पर नेपाल में। जो लोग ये किस चीज़ के लिए होती है मूवमेंट, डेमोक्रेसी को रीइस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, उस टाइम पर जो पार्लियामेंट में पार्टीज़ होती हैं एसपीए से, वो जो पार्टीज़ हैं वो मिलकर एक अलग अलायंस बनाती हैं, 7 पार्टी अलायंस, और एक 4 डे स्ट्राइक हो जाती है कंट्री की कैपिटल में जो कि काठमांडू है। ठीक है, धीरे धीरे जो ये स्ट्राइक है, जो प्रोटेस्ट है, इसको माओइस्ट पार्टी भी ज्वाइन कर लेती है, जो वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ज्वाइन कर लेती हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है, 4 से 5 लाख लोग जो हैं इस मूवमेंट में होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे जो मूवमेंट बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है, वाइड स्प्रेड हो जाती है पूरे देश में। तो उसके बाद जो एट द एंड क्या होता है, जो किंग है उनको 24 अप्रैल 2006 को फाइनली सारी डिमांड्स माननी पड़ती है, वापस से पार्लियामेंट को रिस्टोर करना पड़ता है, और जो एसपीए है वो फिर अपना नए प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट रिस्टोर हो जाती है, वेरियस लॉज पास होते हैं जिससे कि जो किंग की पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, एसपीए और जो माओइस्ट है उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनके बीच में। न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इलेक्ट होगी ये सब कुछ ये सोचते हैं। तो जो ये स्ट्रगल था, मूवमेंट्स थी, क्यों, डेमोक्रेसी को रिस्टोर कराने के लिए, इसको क्या कहते हैं, नेपाल्स सेकेंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट है बोलीवियाज़ वाटर वॉर। अब इसमें क्या है बोलीवियाज़ वाटर वॉर में, इसमें ना देखो जो यहाँ की सरकार होती है वो एमएनसी को हैंड ओवर कर देती है सिटीज़ को यहाँ की। तो एमएनसी क्या करती है, जो वाटर का प्राइस है वो 4 गुना बढ़ा देती है। अब इनके पास जो पानी का बिल है वही एक महीने में 1000 का आ रहा है, और इनकी सैलरी 5000 है। तो जो बहुत पॉपुलर प्रोटेस्ट यहाँ पर फिर लोग कर देते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में तो पुलिस नेगोशिएट करके रोक लेती है, गवर्नमेंट नेगोशिएट कर लेती है, स्ट्राइक ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी जो प्राइसेस हैं वो कम नहीं हो रहे थे वाटर के। तो फिर क्या धीरे धीरे क्या हुआ, स्ट्राइक जो है वो और भी ज़्यादा वाइड स्प्रेड होने लगी। पुलिस जो है वो ब्रूटल रिप्रेशन कर रहे थे, लेकिन फिर भी स्ट्राइक को जो है वो कंटिन्यू हो रही थी। गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया, फिर भी स्ट्राइक चल रही थी। तो फिर इस वजह से जो एमएनसी के ऑफिशियल्स थे वो बिल्कुल ही वो परेशान हो गए। फिर देवर फोर्स टू फ्री द सिटी को छोड़कर उनको जाना ही पड़ा, और एट द एंड गवर्नमेंट के पास ही वापस से, जो म्यूनसिपलिटी थी उसके पास ही वापस से वाटर सप्लाई की जो राइट्स है वो आ गई, और वापस से फिर जो है पुराने रेट्स में इन लोगों को पानी मिलने लग गया। इसको कहते हैं बोलीवियाज़ वाटर वॉर। अब देखो नेपाल में भी मूवमेंट हुई, क्यों, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करवाने के लिए। बोलीविया में मूवमेंट हुई क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी, लेकिन इन्हें कुछ अपनी राइट्स चाहिए थी वो वापस लाने के लिए, है ना। तो ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी में जो पॉपुलर स्ट्रगल्स भी होते हैं कुछ राइट्स को लेने के लिए, और जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी रिजॉल्व होते हैं थ्रू मास मोबिलाइजेशन, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ये मोबिलाइजेशन है, ये कौन करवाता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं। अब उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, मूवमेंट ग्रुप्स हो गई। जैसे हमने पढ़ा था ना, नेपाल में एसपीए है, वो क्या है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही तो है। जो माओइस्ट है, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की थी, वो उनको माओइस्ट कहते हैं, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करती थी, बट फिर भी वो एसपी के साथ अलायंस में आई, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो किंग थे उनकी पावर रिस्ट्रेंड हो गई थी। यही मैंने बताया था चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो पावर है वो कम हो जाती है, वो रिस्ट्रेंड हो जाती है, बिकॉज ऑफ हुम, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। और जो बोलीविया में जो वाटर वॉर हुई थी, उसको जो प्रोटेस्ट जो हुआ था वाटर प्राइवेटाइजेशन का
जो बोलीविया में हुआ था वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लीड किया था। इट वाज लीड बाय ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फेडेकोर। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में लोकल प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर्स थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, राइट। और दे वर सपोर्टेड बाय फेडरेशन ऑफ फार्मर्स हु रिलाइड ऑन इरीगेशन, फैक्ट्री वर्कर यूनियंस थे, स्टूडेंट्स थे, और जो ये लोग मिलकर इन्होंने प्रोटेस्ट करा। और सोशलिस्ट पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी इस फेडेकोर को। तो 2006 में यही पार्टी फिर बोलीविया में आई थी पावर में। तो हमने क्या देखा कि जो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। अब जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है डेमोक्रेसी में थ्रू इलेक्शंस, उसको भी इन्फ्लुएंस करती हैं ये। जब लोगों को पता है कि ये पार्टी ये काम कर रही है और इस पार्टी को ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमको सपोर्ट कर रही है, तो वो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को भी इन्फ्लुएंस करती है। और भी बहुत इनडायरेक्ट वेज हैं जो लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं, फिर वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जाके पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताती है कि लोगों की ये डिमांड्स हैं तो उसको फुलफ़िल करो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, इम्पॉर्टेंट रोल जो है, जो ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट रोल इनका होता है कहाँ पे, डेमोक्रेसी में। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह इनका ये एम नहीं होता कि हम डायरेक्ट पावर को कंट्रोल रखें या पॉलिटिकल पावर को शेयर करें। इनका जो मेन गोल होता है वो है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको गवर्नमेंट के सामने लेके आना। ठीक है। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती है वो सेक्शंस के अकॉर्डिंग बनती है कि ट्रेड यूनियंस हो गई, जो ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें उनको सपोर्ट कर रहे हो आप, बिजनेस एसोसिएशंस हो गई, है ना, और इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट एसोसिएशन बन जाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही सेक्शन के इंटरेस्ट को नहीं रिप्रेजेंट करती, कई बार कॉमन या जनरल इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो उसको हम कह देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे फेडेकोर थी, उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस के लोग आए थे। ठीक है, सिमिलरली नेपाल में अलग अलग उसके लोग थे। तो जो इस टाइप के जो होते हैं ना ग्रुप्स, उसको कहते हैं प्रमोशनल ग्रुप्स या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। लेकिन जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, जो सिर्फ एक ही सेक्शन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, फाइन। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो मेंबर्स हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के, वो ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जो जिनसे फ़ायदा उनको भी हो जाए। जैसे कि बेमसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कैंपेन करते हैं अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। प्रॉब्लम्स बताते हैं कि इन लोगों को कैसा सफ़र करना पड़ता है, जिन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, वो कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको, कैसा ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। प्रिंसिपल कंसर्न इज़ विद सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी फॉर द एंटायर सोसाइटी। बट फ़ायदा किसको हो रहा है? इन जो इस बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको। अब मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए आप ग्रुप बना रहे हो, फिर मूवमेंट्स कर रहे हो, स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे हो, जैसे कि नेपाल में हुआ था। इंडिया में एग्जाम्पल है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसमें जो एक डैम क्रिएट हो रहा था नर्मदा रिवर पर, सरदार सरोवर डैम, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, मूवमेंट करने लगे कि ये डैम नहीं बनना चाहिए। ग्रेजुअली बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई और जो बड़े बड़े डैम्स हैं उन सब डैम्स को उन्होंने क्वेश्चन करा कि कैसे कि ये जो डैम्स हैं कैसे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचा रहे हैं, है ना। तो ये सिंगल इशू मूवमेंट्स हैं, कई बार बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स बन जाती हैं और काफ़ी कुछ सिचुएशंस को अफेक्ट कर देती है देश में। अब जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, ये कैसे एग्जर्ट करते हैं इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में? पब्लिक सपोर्ट इनको मिल जाता है, सिंपैथी मिल जाती है, तो ऑब्वियसली पावर इनके पास है ही। ये प्रोटेस्ट एक्टिविटी कर देते हैं, जैसे कि स्ट्राइक्स हो गई, जिससे कि गवर्नमेंट की जो फंक्शंस हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, है ना। बिजनेस ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल स्पॉन्सर्स को एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली लोगों का ध्यान तो बटेगा ही वहाँ से। और प्रेशर ग्रुप्स जो है वो कई बार फॉर्म होते हैं, जो उनको लीड करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही लीडर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस तो होगी ही। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मूवमेंट्स बन रही है, फिर मूवमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो लोगों का सपोर्ट तो था ही उनको, तो फिर वो बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे दे रखा है उसमें ये पढ़ लेना, एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, कई केसेस में जो पार्टीज़ हैं और जो इंटरेस्ट ग्रुप है उनका रिलेशनशिप इतना डायरेक्ट नहीं होता। ऐसा होता है कई बार कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, बट लोगों को नहीं पता लग रहा। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट लोग आर नॉट अवेयर।
तो ये कुछ हार्मफुल चीज़ भी नहीं है, हेल्दी चीज़ भी है, अनहेल्दी चीज़ भी है ये इन्फ्लुएंस। अगर ऐसा हो रहा है कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों को भला कर रही हैं, ये भी नहीं कि कुछ भी रूल गवर्नमेंट लेके आ रही है, आप हर बार स्ट्राइक कर रहे हो, तो उससे तो डेमोक्रेसी में बहुत स्लो रूल्स लिए जाएंगे ना। अगर ये जेन्युइनली काम कर रही है लोगों के हित के लिए तो डेफिनेटली अच्छी, बट अगर ओवर वर्क कर रही है वो भी बिना किसी ज़्यादा बड़े रीज़न के या सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, तो डेफिनेटली इट इज़ अनहेल्दी फॉर डेमोक्रेसी।